वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 7 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण में कौन कौन सा न्यूज़ आप लोग के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट है आज कवर किया गया है। उस पर हम लोग उसके सब पार्ट और मेन पार्ट पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बहुत सा लिंक दिया गया है, आप उस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऐप का लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल से रिलेटेड जो लिंक होते हैं वो भी दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना एकदम नहीं भूलिए, ताकि इंटरनल मोटिवेशन हमें प्राप्त होता रहे और कोई भी समस्या हो उससे हम भी रूबरू होते रहें। तो ज़रूर कमेंट, अपने महत्वपूर्ण कमेंट सुझाव देते रहिए और साथ ही साथ लाइक भी करते रहिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के न्यूज़ में बहुत सा आप लोग को पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ को कवर किया गया है। आज इतना न्यूज़ है जिसमें मुझे ही सिलेक्शन करने में आज बहुत समस्या हुई है, किस न्यूज़ को आज वरीयता दिया जाए, ताकि एक से दो जो टॉपिक कवर किया जाता है फुल लेंथ में आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन के तौर पर, तो उसमें शामिल किया जाए। तो समझ सकते आज का पेपर आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसे ज़रूर आप लोग आज न्यूज़ को बेहतर तरीके से कलेक्ट कीजिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दिया जाता है। सभी न्यूज़ को अंडरलाइन कर दिया गया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। आज अब ईडी की एंट्री हो गई है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के इसमें ईडी की जो एंट्री है आबकारी घोटाले में दिल्ली में जो चल रही है, उसमें सीबीआई पहले जांच कर चुकी है, अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। और देखिए, सीबीआई और ईडी से संबंधित कितनी बार न्यूज़ आप लोगों को कवर किया गया। 24 फरवरी 2022 को कवर किया गया है, 20 अगस्त 2022 को कवर किया गया है और 30 अगस्त 2022 को। 3 दिन आप लोगों को ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग, सीबीआई से संबंधित जितने जांच है, जितनी भी हम लोग को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जितनी एजेंसियां जिस रूप से कार्य करती है, उसमें सारे न्यूज़ को कवर किया जा चुका है। तो यह ये देखिए 3 बार आप लोगों को इस वर्ष चर्चा में रहा और आने वाले समय में अभी वक्त बचा हुआ है ईयर लास्ट होने में, तो भी चर्चा हो जाएगा। 2 से 4 बार जरूर चर्चा हो जाएगा इसका। तो इस बार आप लोग याद रखिएगा, भ्रष्टाचार से संबंधित टॉपिक से आप लोगों को प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सीबीआई की जांच से संबंधित जांच हो सकता है, लोकपाल से हो सकता है और ईडी से भी जांच हो सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग से संदर्भित जो चीज़ें होंगी। तो ये 3 संस्थाएं आप लोग को, साथ ही साथ सीबीसी भी चर्चा में रहा है। तो आप लोग इस सारे टॉपिक को बेहतर तरीके से कीजिएगा। जो चीज़ें हैं वो आप लोग को प्रश्न में देखने को मिल सकता है इससे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सीबीआई ही जांच कर रहा था तो ईडी क्यों आया। तो यहाँ देखिए, कारण यहाँ बता दिए गए हैं और मैं पहले भी चर्चा किया हूँ इस पर कि क्यों, किस मामले में सीबीआई जांच करती है और किस मामले में ईडी जांच करती है और किस मामले में सीबीसी जांच करती है। सभी पर चर्चा पहले के वीडियो में किया जा चुका है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा, विस्तृत चर्चा की गई है। यहाँ पर 2-4 लाइन में विस्तृत चर्चा नहीं की जा सकती है, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं आप लोगों को लिस्ट देता हूं और बोलता हूं कि आपको प्रीवियस ईयर का जो न्यूज़ कवर किया गया प्ले लिस्ट में जिसका चर्चा है, तो आप लोग उसे जाके ज़रूर देखिए। देखिए, यहाँ पर सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दुरुपयोग के हुए दूसरे को लाभ पहुँचाने की जाँच कर रही है। इस मामले में जैसे भ्रष्टाचार निरोधक कानून, जितने भी भ्रष्टाचार से संबंधित कानून है, उसके बिहाफ में सीबीआई कार्य करती है, ठीक है। और जबकि ईडी जांच घोटाले में शामिल लोगों के कई कमाई का पता लगाने के लिए, उन्हें जब्त करने के लिए कर रही है, अर्थात मनी लॉन्ड्रिंग, उसकी मनी का जो हेर फेरी किया जाता है, जो अवैध मनी हो उसको वैध बनाने के लिए विभिन्न तरीकों की जो प्रारूप को से संबंधित जो नियम कानून, उसको रेगुलेट करने के लिए जो
जो रेगुलेट करने के लिए जो नियम बने हुए हैं उसके आधार पर ईडी जांच करती है। तो दोनों के अलग अलग आधार हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, क्या है नहीं है। नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड आप लोग को चीज़ें कवर की जा रही हैं, जैसे सीबीआई क्या है, इसके संदर्भ में आप लोग एक बार शॉर्ट नोट में जान लीजिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग सभी चर्चाएं की जा चुकी है। बस आप लोगों को याद होना चाहिए सीबीआई क्या है और ईडी क्या है और क्या मामला है इससे संबंधित। जैसे इसकी स्थापना वर्ष 1963 के गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा हुआ सीबीआई की। यह कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय एवं कार्मिक प्रशिक्षण विभाग डीओपी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। कितनी बार यूपीएससी यहाँ से प्रश्न किया है और पीसीएस किया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए संथानम समिति 1962-64 के सिफारिश पर इसकी सिफारिश की गई थी, इसकी स्थापना की गई इसकी सिफारिश के बाद। तो संथानम समिति भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, यह वैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात यह कोई वैधानिक निकाय नहीं। इसे दिल्ली के विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से अपनी शक्ति प्राप्त होती है। तो सीबीआई के संदर्भ में यह एक हमें ड्रॉबैक भी देखने को मिलता है। इतनी बड़ी संस्था को स्पेशल कोई विधि विधान के तहत इस्टेब्लिश नहीं किया गया या उसे संशोधन के रूप में नहीं किया गया है, जबकि मेरा यह पर्सनल राय है कि इस संस्था को और भी सशक्त करने की ज़रूरत है। और जो हाल में विवाद उत्पन्न होते हैं, जो राज्यों की अनुमति है और केंद्र का जो हस्तक्षेप होता है, इसका मुख्य कारण इसके नियमों के संदर्भ में एक प्रारूप नहीं है, अर्थात यह केवल दिल्ली स्थापना पुलिस अधिनियम के तहत दिए गए शक्तियों के तहत प्रयोग करती है और जो भी कार्य करती है। तो इसके लिए स्पेशल एक एक्ट आना चाहिए, सरकार को इससे संबंधित बातें सुननी चाहिए, ताकि सीबीआई निर्भीक होकर किसी दबाव मुक्त होकर कार्य कर सके और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो उस पर प्रेशराइजेशन किया जाता है वो कम होए और एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य कर सके। बहुत बार इसे पॉपेट के रूप में, अर्थात तोता के रूप में, केंद्र के पॉपेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। कितनी बार यूपीएससी यहाँ से प्रश्न किया गया है, तो संदर्भित है इसी अधिनियम के तहत। इसमें उतनी शक्तियाँ इसे नहीं दी गई है जिसके आधार पर इसे स्वतंत्र सहायक रूप से कार्य किया जा सके इस संस्था के द्वारा। और बहुत से है ड्रॉबैक इसके आंतरिक और बाह्य रूप से भी राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक दबाव देखने को मिलता है। तो यह भी इस कारण यह पॉपेट के रूप में वर्क करता है। तो ये देखिए प्रश्न है, विवाद का प्रश्न है, यह आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो आप इसके संदर्भ में पहले भी न्यूज़ कवर किया गया, उसे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर सारी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग और लोकपाल का सहायता प्रदान करता सीबीसी है और लोकपाल जो अधिनियम आया था उसके लिए भी सहायता यह प्रदान करती है, समन्वय करती है। साथ ही यह भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है जो इंटरपोल के सदस्य देशों की ओर जांच का समन्वय करती है। इंटरनेशनल भारत का इंटरनेशनल रूप से अगर कोई भ्रष्टाचार के मामले हो या इस प्रकार के कोई मामले हो जहां भारत विश्व में उसका प्रतिनिधित्व करता है, तो उसमें इंटरपोल जो सदस्यों में जो भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो सीबीआई ही करता है। इंटरनेशनल रूप से कोऑर्डिनेशन का काम या जांच एजेंसियों के काम में सहायता देना, इसके लिए नोडल एजेंसी सीबीआई है भारत का। ध्यान रखिएगा, सीबीआई के पास आईपीसी के तहत शामिल 69 केंद्रीय कानून, 8 राज्य अधिनियमों और 231 अपराधों से संबंधित कानूनों के तहत जांच करने का क्षेत्र प्राप्त है। बहुत ही विस्तृत इसे क्षेत्र प्राप्त है, ध्यान रखिएगा आप लोग। 69 केंद्रीय कानून, केंद्र के 69 केंद्रीय कानून के तहत 18 राज्यों में 18 राज्यों के अधिनियम, जो अलग अलग तरीके के अधिनियम वहाँ पर है, सभी एक दूसरे से जो कि सेंट्रल अधिनियम से कहीं भिन्न रखते हैं, वहाँ 18 राज्यों में इसे शक्ति प्राप्त है। वहीं 231 अपराधों से संबंधित कानून, ध्यान रखिएगा, 231 अपराधों से संबंधित कानून के तहत इसे जांच करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसलिए सीबीआई पर अधिक विश्वास रखा जाता है आम लोग के। अगर किसी घटना विशेष पर हो जाता है तो किसी पक्ष द्वारा प्रथम मांग यही रखा जाता है कि सीबीआई के द्वारा उस मामले की जांच हो। अभी भी इसकी जो तफ्तीश की जो
प्रतिशतता है लगभग 69 से लेकर 70% तक के आसपास है, जो विश्व के अग्रणी जांच एजेंसियां हैं उसके समतुल्य है। तो अभी भी लोगों में यह विश्वास है, यह ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट है परिवर्तन निदेशालय, जिसमें वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत एक विशेष एजेंसी है। तो किस मंत्रालय के तहत? वित्त मंत्रालय के तहत, राजस्व विभाग के तहत। यह 1 मई 1956 को विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 के तहत विनियमन नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन के निपटारे हेतु आर्थिक मामलों के विभाग में एक परिवर्तन इकाई के रूप में गठित की गई थी। तो इसका स्थापना 1956 में 1 मई को अर्थात मजदूर दिवस को विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 के तहत परिवर्तन में लाया गया था और वर्ष 1957 में इस इकाई का नाम बदलकर परिवर्तन निदेशालय कर दिया गया। इस पर विस्तृत वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये 2 एक्ट याद रखिएगा, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में फेमा कहा जाता है, वर्ष 1999 में यह आया था। उसके बाद यह ईडी उससे संबंधित जाँच करती है। और नेक्स्ट है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जो PMLA एक्ट कहा जाता है। यह भी महत्वपूर्ण एक्ट है जिसके तहत ईडी जांच करती है। क्यों महत्वपूर्ण है यह आप लोग जान लीजिए। अब जांच जो आबकारी में हो रही इसी एक्ट के तहत होगी, तो ध्यान रखिएगा। यह आपराधिक कानून मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग से अर्जित धन संपत्ति का जब्त करने के लिए लाया गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कानून आया है उसे धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 कहा जाता है। उसके तहत ही यह कार्य गतिविधि ईडी करती है। ईडी इस प्रावधान PMLA के प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, उत्तरदायी इसे दिया गया है। इसके लिए उसे जांच करने, संपत्ति को अटैच करने अर्थात जब्त करने, ध्यान रखिएगा जब्त करने, अटैच करने भी होता है, आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने, विशेष अदालत के आदेश संपत्ति जब्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो देखिए विस्तृत रूप से ईडी को भी शक्ति प्राप्त है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कोई मामला देखने को मिल जाएगा तो ईडी को सभी संबद्ध शक्तियाँ प्राप्त है। अब नेक्स्ट है क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग, यह भी जान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। जब चर्चा हुआ इससे, हालांकि इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग के संबंध में विस्तृत चर्चा किया जा चुका है। आप लोग जाके 19 और 30 अगस्त का वीडियो जरूर देखिएगा और 22 फरवरी का जो वीडियो है वो भी देख लीजिएगा। आम भाषा में कहे तो गैर कानूनी तरीकों से बड़ी मात्रा में धन अर्जित करने, उसे फाइनेंशियल सिस्टम में डालने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करती है कि कहा जाता है। अर्थात देखिए एक्स व्यक्ति कोई अन्य देश में, विदेश में कोई व्यक्ति रह रहा है, वो अपनी धन संपदा को भारत में रह रहे कोई जेड व्यक्ति से पैसा उसके खाते में भेजा जाता है और वहाँ से लीगलाइज करके भारत में भेजने की जो प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग है। या भारत में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो विभिन्न माध्यम से अवैध पैसे को, धन को वैध बनाने की जो कोशिश करता है, उसे मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ही शामिल किया जाता है। गैर कानूनी तरीके से कमाई गई ब्लैक मनी को वाइट मनी बदलने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। जो भी अवैध पैसा है अर्थात जो टैक्स के दायरे में, टैक्सेशन के दायरे में नहीं आता है, उसके अभिन्न जो पैसे है उसको वाइट मनी अर्थात लीगल पैसे के, लीगल दस्तावेजों के साथ आप उसे मॉडरेट करना चाहते हैं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आएंगे, आपका कार्य और गतिविधि। तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। इन तरीकों से की गई बिजनेसमैन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट अधिकारी, माफिया, नेता करोड़ों रुपया लेकर अरबों रुपए में फ्रॉड करते हैं और यह बार बार देखने को मिलता है ऐसी स्थिति। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ आंकड़ा एक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसे, जो इस एक्ट के तहत PMLA जो एक्ट है 2002 का, उसके तहत अब तक कितने मामले दर्ज हुए हैं, कितनों में हुई है सजा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या यह एक्ट जो है 2002 का जो एक्ट है धन शोधन अधिनियम, क्या वो अपने वास्तविक कार्य को कर पा रहा है जो अपेक्षा की गई थी, जिस अपेक्षा से इस नियम को लाया गया था, क्या वो कर पा रही, इसको देखने की ज़रूरत है। 1 जुलाई 2005 को लागू यह अधिनियम हुआ था। इसके बाद 31 मार्च 2022, 31 मई तक का यह डाटा दिया गया था ईडी के द्वारा, उसके संदर्भ में बात की जा रही है। इस एक्ट के तहत
ईडी ने लगभग 5,422 मामले दर्ज किए। कितने मामले? 5,422, लगभग 5500 के मामले करीब दर्ज किए हैं, जिसमें सिर्फ 25 लोगों को दोषी ठहराया गया। सोच सकते हैं, केवल 25 लोगों को। तो ऐसा क्या ड्रॉबैक है? सरकार को इसके संदर्भ में सोचनी चाहिए, संस्था को स्वयं सोचनी चाहिए कि ऐसी क्या ड्रॉबैक है जिसके इतने मामले दर्ज होने के बावजूद भी केवल 25 लोगों को ही सजा दिया, इसे दोषी ठहराया गया है। और यह आंकड़ा आपको खुद ईडी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो यह सोचने और समझने वाली बात है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ ड्रॉबैक जरूर है, जिसमें या तो नियम जो है सशक्त रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं, उसमें कुछ ड्रॉबैक है, उसको सुधारने की जरूरत है। सरकार भी अतिशयोक्ति के रूप में ईडी का प्रयोग कर रही हो सकता है, यह एक पक्ष हो सकता है, पर कहीं ना कहीं तो ड्रॉबैक है। जो इतने बड़े मामले की जांच दर्ज होती है जिसमें केवल 25 को ही दोषी ठहराया गया है, लगभग 0.001% का अभी आंकड़ा नहीं रखता है। तो इस प्रकार संस्था, इतनी विस्तृत संस्था का जो है, अगर इसका रिजल्ट निकाला जाए तो यह बहुत ही नगण्य आता है। तो इतनी बड़ी खर्च और जो संस्थाओं को दी जा रही प्रोवाइड किसी न किसी रूप से एक प्रश्न को खड़ा करती है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग को रखना है। अगर आपसे ड्रॉबैक पूछा जाए तो यह आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसकी जांच में दोषी ठहराए गए, जांच का दायरा और दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के बीच के संख्या का अंतर को जरूर आप लोग स्पष्ट कीजिएगा कि XY फैक्टर क्या यहाँ पर कार्य कर रहा है। और कुछ दर्ज मुकदमों के मुकाबले दोषी ठहराए जाने वाले लोगों की संख्या महज 0.46% है। ध्यान रखिएगा, 0.4% के तहत कुल जो मुकदमा मामले दोषी ठहराए गए हैं, जो उसके संदर्भ में जितने लोगों को दोषी ठहराया गया, उसके बाद मुकदमा चलाया गया, उसके बाद केवल 0. इसमें भी आंकड़े अस्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हम व्यवहारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से ये तो पढ़ते हैं CBI बहुत बेहतर संस्था है, ED बहुत बेहतर संस्था है, साथ ही साथ CBC या लोकपाल की भी बात की जाए, लोकपाल में भी हालिया घटना बहुत से देखने को मिले हैं। तो संस्थाएं सैद्धांतिक रूप से आपको पढ़ने में, देखने में, समझने में बहुत अच्छा लगता है कि ये संस्थाएं कार्य कर रही है, पर वास्तविक धरातल पर जब हम इसका डाटा एनालिसिस करते हैं तो यह काफ़ी दूर नज़र आता है अपने वास्तविक उद्देश्यों से। तो क्या सरकार केवल खानापूर्ति कर रही है? आपको यहाँ से प्रश्न पूछ सकती है। क्या संस्थाएं केवल सरकार के दिशा निर्देशों में कार्य कर रही है? यह भी प्रश्न आपसे किया जा सकता है। या अपने प्रतिद्वंदियों को रोकने के लिए सरकारी एजेंसियों के तौर पर संस्थाओं का उपयोग किया जा रहा है? यह सब सरकार की बात हो रही, केवल वर्तमान सरकार की बात नहीं हो रही है, स्थापना से लेकर अभी तक की बात हो रही, जितनी भी सरकारें बनी है उसके संदर्भ में बात हो रही है। तो आपसे यहाँ पर बहुत से प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आप पहले का जो वीडियो बना हुआ है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में इन सभी पॉइंट पर आप लोगों को चर्चा किया गया, 24 फरवरी के वीडियो में, 20 अगस्त के वीडियो में और 30 अगस्त के वीडियो में। तो आपको लिस्ट के अनुसार अध्ययन अध्यापन कीजिएगा तो चीज़ें समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक ही दिन सारे चीज़ों को अपडेट करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर एक बार अगर किसी वीडियो को लूँ, अगर CBI की वीडियो को लूँ, उसके सारे डायग्राम, उसके एस्पेक्ट को लूँ, उसके संबंधित वीडियो, उसके लिए वीडियो बनाऊँ, मुझे 2 घंटे का वीडियो वहाँ चाहिए, तभी मैं सारे पहलुओं में, क्योंकि जो मैं जिस तरह अध्ययन आप लोगों को कराना चाहता हूँ वहाँ पर केवल मैं खाना पूर्ति नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग अभी तक आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि किसी भी वीडियो बनाने से पहले, किसी टॉपिक को कवर करने से पहले मैंने उस पर रिसर्च किस रूप से किया हूँ, और जो एग्ज़ाम ओरिएंट हो उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो इसलिए ईडी की या तो किसी भी संस्था के अगर स्पेशल वीडियो बनाना तो मुझे उसके लिए समय, इसलिए मैं पार्ट में सारे चीज़ों को शामिल करता हूँ ताकि सारे चीज़ कोऑर्डिनेट हो जाए। और आप लोग का जो मेन क्वेश्चन है, जैसे GS पेपर 2 में यह आएगा, जैसे सरकारी नीतियाँ और एजेंसियों की भूमिका, जो सरकारी एजेंसियाँ होती है, उस टॉपिक में जो कवर होगा, तो ये टॉपिक आपका लास्ट टाइम तक क्लियर हो जाए। इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपको UPSC पूछता हो
या पीसीएस में पूछ रहा हो तो वो प्रश्न किसी भी कीमत पर नहीं छूटनी चाहिए। मेरी यह कोशिश होती है, इसके लिए ही मैं प्रयासरत हूँ, इसे इतना डेडिकेट होकर आप लोग को ये सब चीज़ें कराता हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत बेहतर तरीके से करिए और कन्फ्यूजन नहीं रहिए। आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा। अगर बेहतर तरीके से कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर सफल होइएगा। देखिए, एक और न्यूज़ आया है, आईटी एक्ट की रद्द धारा 66A के तहत मुकदमे दर्ज जो किए गए उसे वापस लेने के लिए बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो उससे संबंधित जो कल कुछ टिप्पणियाँ आई है उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए, आईटी एक्ट और अभिव्यक्ति की आज़ादी से संबंधित 19 अगस्त को टॉपिक कवर किया गया है, तो हालिया टॉपिक है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर करिएगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी किस सीमा तक है, और आईटी एक्ट की धारा 66A किस रूप से प्रभावित होती है। यहीं पर इससे रिलेटेड एक और भी आप लोगों को हेट स्पीच से संबंधित टॉपिक कवर किया गया है। दोनों कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, वहाँ पर कवर कीजिएगा। अब देखिए, यह जो एक्ट आया था 2015 में, रद्द की गई थी जो आईटी एक्ट की जो धारा है 66A को 2015 में 66A को रद्द कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इंटरनेट मीडिया पर जो आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर 3 साल का जो कैद की सज़ा एक्ट के तहत दिया जाता था और जुर्माने का प्रावधान था, जिसे वर्ष 2015 में समाप्त कर दिया गया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इसके एवज में देखिए कुछ चीज़ें हुई थी, उसके बाद भी केस दर्ज लगातार हो रहे थे इस एक्ट के तहत। तो न्यायालय ने हाल ही में मुख्य सचिव कल सभी मुख्य राज्यों के मुख्य सचिव को तलब किया है और जानकारी देने को कहा है कि इस मामले जितने भी दर्ज किए गए उस दर्ज केस को हो चुके सभी राज्यों को 3 हफ्ते के तहत वापस लेने की प्रक्रिया की जाए और इसे समाप्त किया जाए। और यह मांग कौन किया था? पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ जो संस्था है, सरकार गैर सरकारी संस्था एनजीओ है, उसने किया था। और इसके तहत देखिए, मौलिक अधिकार जो से करार देते हुए इस एक्ट को जो 66A है उसको रद्द किया था 24 मार्च 2015 को शीर्ष अदालत ने, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट की धारा 66A के लोगों को जानने के अधिकार को सीधे तौर पर प्रभावित करता था। तो यहाँ पर कुछ विवाद हुआ था, मुंबई में विवाद हुआ था, चेन्नई में विवाद हुआ था, और आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कुछ विवाद हुए थे मौलिक अधिकार के संदर्भ में। तो वहाँ पर आईटी एक्ट का 66A का कॉन्सेप्ट आया था कि वहाँ पर इस एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही थी, किसी को अपने मौलिक अधिकार से वंचित किया जा रहा था। तो उसके संदर्भ में यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियम जो था, इस नियम को अवैध करार दिया गया था। तो इतना जानिए। उसके बाद आप लोग इस न्यूज़ को 19 अगस्त के न्यूज़ को कवर कीजिएगा, जहां अभिव्यक्ति की आज़ादी की चर्चा की गई, वहां सभी पहलुओं पर जांच की गई है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए एक रोड सेफ्टी के क्षेत्र में एक और भी कार्य किया जा रहा है। जैसे कार में आगे के सीट बेल्ट होते हैं उसमें जो नहीं लगाया जाता है तो बीप का आवाज़ आता है, बीप साउंड का आवाज़ आता है। उसी तरह अब कार में पिछले सीट पर भी लोग अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे उसमें भी आपको बीप का आवाज़ सुनाई देगा, तो लोग प्रेरित होंगे इससे सीट बेल्ट लगाने के लिए। तो इसके लिए एक नियम कानून लाया जाएगा जल्द से जल्द और इससे संबंधित चीज़ें की जाएगी। तो रोड सेफ्टी में एक नया प्रयास किया जा रहा है। वैसे मैं पर्सनली नितिन गडकरी का बहुत फैन हूँ, क्यों इनके द्वारा जो किया जाता है, जो बातें की जाती है वो हवाई में नहीं होती। बहुत से ऐसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्होंने जो कार्य किया, जो मानक तय किया, आने वाले जो भी मंत्री होंगे उनके लिए एक समस्या होगा और यह उस स्तर को कायम करने के लिए सभी लोग प्रतिबद्ध होंगे। और यह बहुत ही आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में पिछले इनके कार्यकाल को तुलना कर सकते हैं। इनका जितना कार्यकाल हुआ है उससे पूर्व के जितने मंत्री रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के संदर्भ में, तो आप समझ सकते हैं ये किस रूप से काम करते हैं। तो लोगों को, सभी मंत्रियों को इनके रूप कार्य करने की ज़रूरत है। प्रतिबद्धता, डेडिकेशन कैसा होता है, इनसे सीखने की ज़रूरत है और नए नए इनोवेशन को कैसे यूज़ करना है यह, और राज्यों और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना, इनसे ज़रूर सीखा जा सकता है। एक बहुत उम्दा पॉलिटिशियन है, वक्ता है और व्यक्तित्व तो इनका है ही। तो आप लोग इस सब चीज़ों से समझ सकते हैं कि कैसे कोई कार्य करना, आप भी इनसे सीख सकते हैं। देखिए देश को पीटी ओरिएंट है यह,
आप ये टॉपिक कवर कर सकते हैं। देश को मिली नाक के जरिए नोजल के जरिए दी जाने वाली पहली कोरोना रोधी वैक्सीन, इसे आपातकालीन मंजूरी। डीडीसी जो आपको केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है CDSCO, उसके द्वारा दे दिया गया है। और यह क्या होगा, भारत में बायोटेक के CHPC36 सार्स ओवरसीज कोविड-19 चिपेंजी जो एंडिनो वायरस वेक्टर के जनित नेजल टीके के लिए आपत्ति स्थिति में जो यूज़ किया जा सकता है, इसे 18 वर्ष से अधिक उम्र सीमा के लिए। तो आप लोग पीटी और एनटी से कवर कीजिएगा। यहाँ से न्यूज़ आप लोग को पूछा जा सकता है। पीटी में यूपीएससी में आपको ऑप्शन जो दिए रहते हैं 1 2 3, उसमें आपको कवर किया जा सकता है साइंस एंड टेक के टॉपिक में। अब देखिए यहाँ पर बांग्लादेश भारत में होगा समग्र आर्थिक समझौता। जीएस पेपर 2 में देखिए कल लगातार कुछ दिनों से चर्चा में है, तो मैंने आपको बताया भी था कि इससे रिलेटेड वीडियो को कवर किया जाएगा। तो दैनिक जागरण की इसलिए खूबी मैं मानता हूं कि यह लगभग सभी न्यूज़ों को स्वयं कवर कर देता है। जो न्यूज़ें बच जाता है जिस पर हम लोग बात करते हैं, तो पेज इसमें भी आज कवर किया है, नीचे के पेज में भी कवर किया गया है। तो हम लोग दोनों को एक साथ समग्र रूप से जोड़ कर देख लेंगे ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाए। देखिए जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आई हैं, तो उसके संबंध में कुछ समझौते हुए हैं और कुछ भेंट की गई है, कुछ बातें स्पष्ट की गई हैं, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते सीपा पर चर्चा शुरू की जाएगी आने वाले समय में, जब बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र की जो तरफ से सबसे पिछड़े देशों की श्रेणी से हटाकर विकासशील देशों की श्रेणी में इन्हें जब लाया जाएगा। और मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को राष्ट्रों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कौन राष्ट्र विकसित है, कौन अल्प विकसित है, कौन विकासशील राष्ट्र है, तो आप लोग को उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, उस पर विस्तृत चर्चा की गई है। तो जब विकासशील श्रेणी में आएगा तो भारत सीपा के संदर्भ में बांग्लादेश के साथ आर्थिक साझेदारी समझौते के रूप में आगे बढ़ेगा। तो एक नया रोड मैप तैयार हुआ। आज कल का जो सेशन था भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के जो प्रधान उनके द्वारा, बैठक में चीन की बढ़ती गतिविधियों, साथ ही साथ बांग्लादेश को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, ऊर्जा और कनेक्टिविटी परियोजना को बातचीत, दोनों नेताओं के समक्ष 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 5 कनेक्टिविटी परियोजनाओं पर उद्घाटन किया गया है। तो यह इस बैठक का मूल निचोड़ था, की पॉइंट था। तो आप लोग 7 और 5 का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। यहाँ पर 7 समझौते किए गए, एग्रीमेंट किए गए और 5 न्यू परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। और साथ में देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पीटी ओरिएंट आप लोग याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जो शेख हसीना उनके द्वारा जो पूर्व पीएम थे बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान, उनके भाषणों पर आधारित एक स्पीच ऑफ बंग बंधु प्रधानमंत्री को एक भेंट किया गया है। तो आप लोग को पीटी प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। और देखिए साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा आतंकवाद के मुद्दे को भी और कट्टरता के मुद्दे पर भी बांग्लादेश के जो पीएम है उनके द्वारा समक्ष रखा गया और इसमें सहमति दे। देखिए एक भारत का 2 पड़ोसी, एक बांग्लादेश है और एक पाकिस्तान है। अब हालांकि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही निकला, 1971 के बाद से उभरा है। दोनों के विचारों में कितना परिवर्तन है, अंतर है, आप देख सकते हैं। ये हर मंच पर बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का लगभग साथ रहता है, यहीं पर पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का विरोधी पक्षों के साथ शामिल होता है। जबकि सभी देश कहीं न कहीं आतंकवादी गतिविधियों से प्रभावित हैं। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि अगर सही नेतृत्व किसी देश को मिलता है तो किस रूप से वह उभर कर आगे आता है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ लगातार वृद्धि का चर्चा में रहा है, जिसके मानव संसाधन विकास जो कार्य हैं, जीडीपी जो एसडीजी जो गोल है वो भी प्राप्त करने में विश्व में अग्रणी देशों की श्रेणी में यह आता है। तो समझ सकते हैं कि नेतृत्व ही निर्माण करती है दिशा का, किसी देश की दशा और दिशा का। तो यह समझने वाली ज़रूरत है। तो आपको यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है इंटरव्यू बोर्ड में कि आप पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों को किस रूप से देखते हैं।
तो आपका ये 3-4 आधार जो मैंने बताया वो आपको बताने की ज़रूरत होगी कि भारत किस रूप से इन दोनों के बीच परस्पर संबंध स्थापित करना चाहता है, बांग्लादेश का नेतृत्व किस रूप से भारत के लिए सहयोगी है और किस रूप से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अंतर है। तो तीनों चीज़ों को आपको स्पष्ट करना होगा। तो यहाँ पर चलिए हम लोग नीचे के पेज में जो समझौते वो उसको एक साथ देख लेंगे, कवर कर लेंगे। देखिए इस पेज में आप लोगों को आपको सारे समझौते, 7 समझौते या कई परियोजनाओं के उद्घाटन की जानकारी दी गई है। तो आप लोग इसे की नोट्स के रूप में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर चर्चा करना उसी चीज़ पर जो लिखा हुआ है तो समय की बर्बादी होगी। आपको PDF मिलेगा, तो इससे आप 7 समझौते जैसे कुशियार नदी जल बंटवारे से संबंधित कर्मचारियों में प्रशिक्षण देगा। भारतीय जो बांग्लादेश के रेलवे कर्मचारियों भारत में लेंगे प्रशिक्षण, और रेलवे से संबंधित बहुत से प्रौद्योगिकी कार्य किया जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण का भी काम किया जाएगा न्यायिक क्षेत्रों में। फिर वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा, अंतरिक्ष क्षेत्र में किया जाएगा। और जो चीज़ें आप लोग को स्पष्ट होना चाहिए, लास्ट में आपको प्रसारण के क्षेत्र में जो हम लोग के सहयोग के लिए आप लोगों को भारत और बांग्लादेश टेलीविज़न के बीच समझौते किए गए हैं। तो कौन कौन से पार्ट है याद रखिएगा। पहले तो नदी है, जो 25 वर्ष के बाद यह गंगा नदी 1996 के बाद पुनः कोसियार नदी पर समझौता हुआ, तो लगभग 25 वर्षों का अंतर रहा है। तो ये आप लोग को समझने की ज़रूरत है। दूसरा रेलवे प्रशिक्षण के संदर्भ में फिर न्याय के संदर्भ में समझौते किए गए, सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में किया गया, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया गया, अंतरिक्ष क्षेत्र में किया गया समझौता, और लास्ट में आपको टेलीविज़न के संदर्भ में किया गया। तो ये 7 फैक्टर याद रखिएगा। और 5 जो योजनाओं का जो उद्घाटन किया गया है इसे याद रखिएगा, ताकि की नोट्स के रूप में इसका उपयोग कर सके और आंसर को इम्प्रूव कर सके। तो आप लोग इसे ज़रूर इसे की नोट्स बना लीजिएगा जब पेपर आप लोग को सेंड किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर इस न्यूज़ को कवर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये न्यूज़ हो गया। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक और शेयर करना एकदम नहीं भूलिए, और जो महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और लगातार बेहतर कमेंट आ रहे हैं, बहुत लोग विश्वास व्यक्त कर रहे हैं, हम पर विश्वास जाहिर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद सभी लोगों का। अब मेरा प्रयास भी यही है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके लिए आप लोगों को और जगह भटकने की ज़रूरत न हो, ताकि सभी चीज़ें कंक्लूड होकर आपको अंतिम रूप से सफल कराने में हमारा सहयोग हो। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक और भी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को GS पेपर 2 के भारतीय हित और समझौते के टॉपिक में आप लोग को यह कवर करेगा। हाँ, और एक चीज़ और, आप लोगों को PDF कल सेंड किया गया होगा। 1 पेज में जो लिखा हुआ है आप लोगों को 4 पार्ट में जो GS के पेपर का सारा टॉपिक कवर किया गया, वो PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से भी, और ऐप पर भी आपको सिलेबस का जो सेक्शन बना हो उसमें जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, खुद ही PDF उसका डाउनलोड कर सकते हैं। पहले एक्चुअली विजुअल था, कुछ कारणवश अब वो ठीक हो गया है। तो आप लोग उस PDF को वहाँ से सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर भारत की हिंद प्रशांत महासागर पहल, ऑस्ट्रेलिया प्रबल समर्थक है। जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनके द्वारा की गई है, और लगातार इसमें कार्य और गतिविधि इस क्षेत्र हिंद प्रशांत महासागर में देखने को मिला है। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ें हुई उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया इंडिया लीडरशिप डायलॉग 2022 हो रहा है, जिस पर आप विजुअली जो विदेश मंत्री उन्होंने समिट उनमें भाग लेते हैं। और आर्थिक सहयोग व्यापार समझौते $20 अरब से $25 अरब के करीब हुआ है, जो निवेश के संदर्भ में जो चर्चा की गई है, सभी पहलुओं को बात की गई है और इसकी प्रासंगिकता बताई गई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की प्रासंगिकता इनके द्वारा बताई गई है, ऑस्ट्रेलिया किस रूप से सहयोग कर रहा उसकी चर्चा की गई है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र। आपको इससे रिलेटेड टेलीग्राम चैनल पर पिक्चर स्लाइड किया गया होगा, तो आप वहाँ देख पाइएगा कि जो भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर अरब कंट्री कुछ है, अफ्रीका के बगल जो अरब कंट्री है, और प्लस दक्षिण पूर्व एशियाई देश, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तक का क्षेत्र जो न्यूजीलैंड के तक का क्षेत्र है। और इधर आपको जो प्रशांत महासागर है उसके संपूर्ण क्षेत्र को हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र कहा जाता है। तो इसमें जो भारत की प्रासंगिकता है बहुत अहम है,
क्योंकि हिंद महासागर अटलांटिक तक नीचे के दक्षिणी छोर है वहाँ तक जाती है और पूरा विस्तृत क्षेत्र हिंद महासागर के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और इधर प्रशांत महासागर के रूप में जाना जाता है। इसके बीच के राष्ट्रों के बीच के संबंध जो होंगे वो हिंद महाप्रशांत महासागर का जो डायलॉग है उसके अनुपात में ही, वो क्यों नहीं क्वाड की संकल्पना हो या हिंद प्रशांत महासागर रीजन का बात किया जाता हो। तो उसके संदर्भ में हम लोग कुछ बातें करेंगे। जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र क्या है, सबसे पहले तो आप लोग को ये जानना चाहिए, जो मैप में अभी आपको मैं इंक्लूड किया उसके संदर्भ में हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है हिंद प्रशांत और हिंद महासागरों के संगम या जुड़ाव को समर्पित करता है। जैसा कि मैंने विस्तृत क्षेत्र के बारे में चर्चा किया, वो विस्तृत क्षेत्र और हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र से जो विस्तृत क्षेत्र है जहाँ दक्षिण पूर्व एशिया और दोनों महासागर आपस में मिलते हैं, इस क्षेत्र में आकर दोनों क्षेत्र मिल जाते हैं, तो इसी क्षेत्र को आप हिंद प्रशांत क्षेत्र कहा जाता है। जर्मन भू राजनीतिक काल होसोफर जो थे, कार्ल होसोफर 1920 में, याद रखिएगा 1920 के दशक में भूगोल और राजनीति के क्षेत्र के लिए इंडो पैसिफिक शब्द का उपयोग किया था। तो कब किया था इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत क्षेत्र का कब किया था? 1920 में। जो आपको हिंद भू राजनीतिक के थे कार्ल होसोफर, वो उनके द्वारा किया गया था। और अपने लेखों में जैसे प्रशांत महासागर भू राजनीति 1924, बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स 1928 और जियो पॉलिटिक्स और पेन आइडियाज़ 1931, जर्मन कल्चर पॉलिटिक्स इंडो पैसिफिक स्पेस 1939। तो इन्होंने अपने लेख में लगातार 1924 से लेकर आपको 1939 तक लगातार अपने लेख में इस क्षेत्र का महत्ता को दर्शाते हैं। तब से जाकर इस क्षेत्र विश्व पटल पर इस क्षेत्र का महत्ता बढ़ता है और सभी देश एक दूसरे के साथ आना प्रारंभ कर देते हैं। उसी में देखिए कई विशेषज्ञों का मानना भी है कि एशिया प्रशांत से हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ झुकाव भारत, चीन, जापान की तीव्र आर्थिक वृद्धि का परिणाम है। तो आपसे यहाँ क्रिएट प्रश्न किया जा सकता, क्या ऐसा कारण है जो हिंद प्रशांत डायलॉग बार बार चर्चा में रहता है? तो यह 3 स्टेट जो हैं विश्व के देश हैं, उसके तीव्र आर्थिक विकास, तो जिसमें चीन और भारत सबसे इम्पोर्टेंट, उसके बाद जापान आता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, द्विपक्षीय राज्यों का संपूर्ण हिंद प्रशांत तट, वियतनाम, दक्षिण कोरिया जैसे देश और भारत और चीन जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था आपस में गहरे स्तर पर संबंध जुड़े हुए हैं, दुनिया के सबसे बड़े बाजारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये जो क्षेत्र है समग्र रूप से माना जाए, चीन को भी, भारत को भी और वियतनाम से लेकर दक्षिण पूर्व के जितने देश हैं जो हैं उसमें विश्व के सभी सबसे बड़े बाजार का निर्माण करते हैं। तो ही जाके प्रशांत क्षेत्र के जितने भी देश हैं वो इस और डायलॉग हो रहे हैं, इस और डाइवर्ट हो रहे हैं। और इन देश में जो सबसे सशक्त स्थिति को कायम करना चाहते हैं उसमें लोकतांत्रिक देश भारत का आता है और चाहते हैं सभी देश कि भारत के साथ एक अहम भूमिका अदा किया जाए ताकि चीन की जो प्रतिवादी नीति है उसको सेफ गार्ड के रूप में भारत का उपयोग किया जा सके। तो इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। नोट याद रखिएगा कुछ, जैसे वैश्विक जीडीपी में कम से कम 50% हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ साझा करता है। कितनी बड़ी यह है समझ सकते हैं। जीडीपी कुल जो विश्व का जीडीपी अगर मान लिया जाए 100 है तो उसमें 50 जो है केवल यही क्षेत्र कवर करता है। अरे हिंद प्रशांत रणनीति और क्वाड की अवधारणा विभिन्न देशों में समय समय पर वकालत भी की है इस रिजिम को डेवलप करने के लिए और इस पर कार्य करने के लिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जो इनकी हाल ही में हत्या कर दी गई, ने भारतीय प्रधानमंत्री के साथ कई बार वार्ताएं की और हिंद प्रशांत रणनीति को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए। अब इसके साथ देखिए, जब आर्थिक रूप से ही यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है तो इसके संदर्भ में एक फ्रेमवर्क चल रहा है, हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, जिसे शॉर्ट में IPEF कहा जाता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो यह क्या है, आपसे प्रश्न बार बार इससे पूछा जा सकता है मेंस में। हालांकि एक बार शायद इसमें मेंस में प्रश्न पूछा गया है, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा।
आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, शायद मुझे कहीं क्लिक हो रहा है कि यह प्रश्न पूछा है, तो इसे ज़रूर देखिएगा आप लोग। यह हालांकि चर्चा में रहेगा आने वाले समयों में भी, क्योंकि यह रिजिम अब इम्पॉर्टेंट हो गया है क्वाड के साथ, तो यह भी आपको प्रश्न किया जा सकता है। तो यह रिजिम जो फ्रेमवर्क का कौन किया था, अमेरिका के नेतृत्व में किया गया था। यह पहल अमेरिका का चाह रहा था कि भारत की जो इस रिजिम का जो क्षेत्र है उसका उपयोग किया जाए, और उसमें सबसे बेहतर भारत है। तो इसीलिए यह अमेरिका के नेतृत्व में यह हिंद प्रशांत अमेरिकी आर्थिक जो ढांचा उसे डेवलप किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था, हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशी आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना। तो इन सभी डायलॉग पर कौन खरा उतरता है, तो भारत। याद रखिएगा, भारत इसमें अहम पार्ट है। तो यह जब जिस क्षेत्र में भारत का नाम आएगा वो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, तो यह ध्यान रखिएगा। इसमें जो है इस फ्रेमवर्क में 12 देशों के प्रारंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया, जो सामूहिक रूप से विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का, विश्व के कुल जीडीपी का लगभग 40% हिस्सेदारी रखता है। तो आप लोग इम्पोर्टेंट रखिएगा यह कितना बड़ा फ्रेमवर्क है। हिंद प्रशांत से दुनिया की आधी आबादी और वैश्विक जीडीपी का लगभग 50 से 60% की अधिक अपनी हिस्सेदारी रखता है। जो राष्ट्र के भविष्य के इस ढांचे में शामिल होंगे वे आर्थिक प्रगति की दिशा प्रदान करने की अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सब इसमें समान। इसलिए इस देश के रिजिम में हिंद प्रशांत क्षेत्र को और भी बृहद रूप से विस्तृत करने की सभी चर्चाएं की जा रही है। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सभी चर्चाएं हो रही हैं। अब देखिए भारत की दृष्टि से यह क्षेत्र कितना इम्पोर्टेंट है, यह सबसे आपसे प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर कि ऐसा क्या कारण है जिसके आधार पर भारत हिंद प्रशांत महासागर में अपनी वस्तुतः छाप छोड़ना चाहता है या स्थान बनाना चाहता है। तो आपसे यहाँ प्रश्न किया जा सकता है। इसके एवज में आपको कुछ आपके की पॉइंट होने चाहिए, जैसे भारत का व्यापार तेजी से बढ़ रहा, विदेशी निवेश पूर्व की ओर निर्देशित हो रही है, अर्थात पूर्व की जो निर्देशित है देशों से हो रही है, जहां पर जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते तथा आसियान जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है, भारत के बाद जो देश हैं, यह देश म्यांमार के बाद, वियतनाम के बाद जो देश है कंबोडिया, ये सब जो देश हैं इसमें आसियान के श्रेणी में, और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता। आसियान के साथ हालांकि सब देशों के साथ अलग अलग समझौते हैं। जो आसियान ने हाल ही में एक समझौता किया है, इकोनॉमिक फोरम का गठन किया है, सीपैक, वो सीपैक ने ई सीपैक, उसके तहत भारत शामिल नहीं हुआ, परंतु द्विपक्षीय समझौते सभी लगभग सभी राष्ट्रों के साथ है। तो यह आर्थिक रूप से यह क्षेत्र भारत के लिए पूर्व की ओर देखो नीति के तहत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस क्षेत्र को भारत किसी भी सूरत में इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहता। अगर इस क्षेत्र में हिंद प्रशांत महासागर के पहल में भारत एक सक्रिय भूमिका में होगा तो कहीं न कहीं भारत की जो पूर्व की ओर देखो नीति है और भी सशक्त होगी। साथ ही साथ भारत एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक का सक्रिय समर्थक रहा है। भारत हमेशा ही यह बात बोलता है कि सभी देश इसमें खुले रूप से इसमें सक्रिय भूमिका अदा करें, किसी देश विशेष के दबाव में आके काम न किया जाए। और नेक्स्ट है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आसियान सदस्यों के क्षेत्र भारत की बड़ी भूमिका को लेकर समान विचार व्यक्त किया है। तो यह भी यह स्पष्ट होता है इसके संदर्भ में। नेक्स्ट है भारत अपने क्वाड पार्टनर्स के साथ हिंद प्रशांत में अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है। तो भारत चाहता है कि क्वाड के साथ जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है भारत और उसके सहयोगी देश, हिंद प्रशांत महासागर दोनों को कोऑर्डिनेट किया जाए इसके संदर्भ में, ताकि और भी चीज़ें स्पष्ट हो सके और भी रणनीति बेहतर बनाया जा सके। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर भारत का विचार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अन्य समान विचारधारा वाले देश के समान मिलकर काम करना, ताकि नियम आधारित बहुध्रुवीय क्षेत्र व्यवस्था थे। जो बहुपक्षीय ध्रुवीय, जो पहले एक ध्रुवीय कॉन्सेप्ट चलता था पूरा विश्व में, पहले फिर द्विध्रुवीय आया, विश्व में एक ध्रुवीय राष्ट्र का कॉन्सेप्ट चलता था कि पूरे विश्व में एक राष्ट्र ही सशक्त रूप से काम कर रहा। उसके बाद जो अमेरिका का प्रतिनिधित्व होता था, रूस का प्रतिनिधित्व, फिर उसके बाद चीन उभरा है
और उसके बाद भारत हमेशा बहुध्रुवीय क्षेत्रीय व्यवस्था का पैरोकार रहा है। भारत कभी नहीं यह बोला है कि भारत एक ध्रुवीय राष्ट्र का समर्थन करता है। तो भारत के साथ अधिक देश होते हैं कि रीज़न इसके पीछे यही है कि भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विश्व के कल्याण की बात करता है, न कि स्वयं के कल्याण की बात करता है। विश्व जब भी आप समझौते देखिएगा कि कोई भी समझौता आप उठा के देख लीजिएगा, तो भारत के किसी अन्य देश के साथ कोई समझौता करता उसमें कल्याण से संबंधित समझौते जरूर होते हैं। हालांकि आर्थिक जरूर होंगे, राजनीतिक जरूर होंगे, आपको सैनिक जरूर होंगे, पर उससे रिलेटेड नवाचार के समझौते जरूर होंगे। अर्थात अंतरिक्ष क्षेत्र में समझौते हो सकते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौते होते हैं, आपको ये भी समझौते होते हैं विश्व को किस रूप से आगे बढ़ाने के लिए, आतंकवाद के संदर्भ में समझौते हो तो कहीं ना कहीं विश्व कल्याण से संदर्भित। और इस पर भारत स्पष्ट स्टैंड रखता है कि जो भी कार्य है बहुपक्षीय होना चाहिए। अब याद रखिएगा यहाँ पर क्वाड के संदर्भ में चर्चा हमेशा, क्वाड अभी मैं 5-6 दफ़ा तो मैं ही क्वाड की चर्चा कर चुका हूँ। तो क्वाड क्या है? तो क्वाड यह 4 लोकतांत्रिक देश भारत, अमेरिका और जापान, ऑस्ट्रेलिया का एक समूह है जिस इन 4 देशों के एक समान आधार है लोकतांत्रिक होने के साथ साथ निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित। यह निर्बाध रूप से समुद्री साझा करते हैं, समुद्र की साझा करते हैं, व्यापार को साझा करते हैं और समुद्र से संबंधित साझा हित इनके हैं, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट आया था। क्वाड को मुक्त, खुला और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने तथा समर्थन करने के साझा उद्देश्य के लिए 4 लोकतांत्रिक देशों के रूप में पहचाना जाता है। तो आप लोग जो शब्द लिखा गया इसे जरूर याद रखिएगा, यह हिंद महासागर में भी यूज हो सकता है, तो आप लोग इसे जरूर रखिएगा। क्वाड की अवधारणा औपचारिक रूप से सबसे पहले वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। हालांकि चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया पीछे हटने के बाद इसमें आगे नहीं बढ़ा जा सका था 2007 के बाद से, क्योंकि चीन नहीं चाहता था कि ये सभी राष्ट्र एकजुट हो और उसके लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव क्रिएट करे। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ चीन के रिश्ते उस समय अच्छे थे 2007 के दशक में, 2007 के दौर में, तो उस समय चीन के दबाव में ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। पर 10 वर्ष के बाद भारत बेहतर रूप से उभरा था और 2017 के बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान के साथ आकर चतुर्भुज संगठन क्वार्टरल समझौता होता है और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर क्वाड के संदर्भ में बातें की है। हालांकि क्वाड से रिलेटेड बहुत से वीडियो आप लोगों को पहले भी कवर किया गया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं। आज का मॉडल प्रश्न इससे रिलेटेड है हिंद प्रशांत महासागर से, तो इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। आप लोग जिन्हें इच्छा हो कर सकते हैं। अब मैं इस पर बार बार नहीं बोलूँगा, मॉडल प्रश्न मैं अपने तरफ से जो चीज़ें हैं मैं कर दूँगा, आप लोग करना है तो करिए, नहीं करना है तो ज़रूर देखिए, और लोगों की तरह रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है। चलिए, मॉडल प्रश्न ये है, हिंद प्रशांत क्षेत्र भारतीय दृष्टि से अहम राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करती है। तो इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत है, इसके संदर्भ में आप अपना राय दे सकते हैं। और यह प्रश्न आपको डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा हिंद प्रशांत क्षेत्र भारतीय दृष्टि से कितना अहम रणनीतिक स्ट्रेटेजिक स्थिति रखता है, तो आप इसका वर्णन कीजिए। इसके संदर्भ में जो चीज़ें आपको लगती है वो आप बता सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है, आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जितने भी आपके सर्कुलेट ग्रुप है वहाँ पर कर सकते हैं। आप दूसरों को बता भी सकते हैं कि चीज़ें क्या दी जा रही है यहाँ पर, और कुछ स्टूडेंट के द्वारा किया भी जा रहा है, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और जो लोग नहीं कर रहे, करने का जरूर प्रयास कीजिए, क्योंकि सभी का साझा प्रयास है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए देखिए, रोड मैप के संदर्भ में यह जो कॉन्सेप्ट हाल में चल रहा है, और साइरस मिस्त्री जी का, जिनका हाल ही में रोड एक्सीडेंट तो और भी चर्चा में आ गया है, तो इससे रिलेटेड आपको प्रश्न किए जा सकते हैं मेंस में। तो सारे आंकड़े यहाँ पर दिया जाता है, तो आप लोग इसे की नोट्स के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आंकड़ों का कितने मौत हुई है न सीट बेल्ट लगाने के न लगाने से, तो आंकड़े 18, 19, 20 का भी दिया गया है, तो आप लोग इसे यूज कर सकते हैं इन डाटों का, आप लोग पाई चार्ट डायग्राम के रूप में अपने आंसर राइटिंग में। तो इसे जरूर की नोट्स बना लीजिएगा, ताकि रोड सेफ्टी से कभी प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे बेहतर स्थिति में देने के रहे। तो आप लोग, या आज आर्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम ओरिएंट हो,
ठीक ना, एग्ज़ाम ओरिएंट ऐसा कुछ नहीं है। अब पाकिस्तान का आंतरिक मामला है तो यह आप लोग को प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने देश के तो मामले हमसे संभलते ही नहीं हैं। अपने देश के मामले जो है आपको, यह आप आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल है, आप इसे जरूर आज देख सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण अनिवार्य है, इसके संदर्भ में कुछ चीज़ें डाटा दिए गई है, तो इसे 2 से 3 मिनट में आप लोग ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में देख सकते हैं। इसका डाटा यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में जब भी कभी आए, तो इस आर्टिकल को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, यह देखिएगा यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़े 16 राज्य, तो पीटी ओरिएंट है। आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, मेंस में आप लोग यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो किस रूप से इकोनॉमिक या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है, तो इसके संदर्भ में आप लोग को ये चीज़ें की पॉइंट्स आपका उपयोगी हो सकता है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत से कार्य किए हैं, इसके बिहाफ में एक और है जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत राज्यों को जोड़ना, और लक्ष्य है कि 2023 तक, दिसंबर 23 तक सभी राज्य इससे जुड़ जाएंगे, ताकि सेवाओं का आदान प्रदान बेहतर तरीके से किया जा सके। फाइलों का जो प्रशासनिक फाइलों का जो समय निपटान है उसको कम किया जा सके, और राज्यों के बीच परस्पर व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसके लिए 16 राज्य जुड़ चुके हैं। हालांकि अभी राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, झारखंड, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली जैसे राज्य अभी सिंगल विंडो से नहीं जुड़े, और उम्मीद है कि 2023 के दिसंबर तक सभी देश के जो सभी राज्य हैं वो और केंद्र शासित प्रदेश से इस सिस्टम से जुड़ जाएंगे, जहां एक एजेंसी के रूप में यह विंडो कार्य करेगी, और एक ही विंडो पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित रिलेटेड जो भी चीज़ें की जा रही है सरकार के द्वारा, वो सेवाएं प्रदान की जा सकेगी। तो ये आप लोग की इकोनॉमिक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ पर आप लोग को महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, क्वीन एलिजाबेथ ट्रस्ट ने को नियुक्ति के लिए नया प्रधानमंत्री दिया, जो ब्रिटेन की महारानी उनके द्वारा, और एक डाटा है, इसे याद रखिएगा, पीटी ओरिएंट पूछा जा सकता है। जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, क्वीन है, उनके कार्यकाल में 15 प्रधानमंत्री ने शपथ लिया है। तो ध्यान रखिए, वर्ष 1952 से लेकर पाने वाले प्रथम जो नियुक्त थे वो चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल, और 1952 से लेकर वर्तमान तक एलिजाबेथ द्वितीय हैं, वहाँ की महारानी। तो इनके कार्यकाल में लगभग 15 प्रधानमंत्रियों ने शपथ लिया है। तो ये तो पीटी फैक्ट आप लोग को यहाँ से पूछा जा सकता है, और यह जरूर पूछा जाएगा। इस प्रकार के जो रिकॉर्ड होते हैं, इस प्रकार की जो उपलब्धि होती है, अमूमन प्रश्नों में, पीसीएस के प्रश्नों में देखने को मिल जाता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कीजिएगा। और इससे रिलेटेड जो संबंध थे कल आप लोग को कवर किया गया, भारत ब्रिटेन संबंध किस रूप से प्रभावी है, क्या करना चाहता है ब्रिटेन, और आने अब कुछ वक्त ट्रस्ट को दीजिए, ताकि वो भी हम इसके संबंध में कुछ यह स्पष्ट कर दें भारत और ब्रिटेन का संबंध किस दिशा में जा रहा है, किस दशा को निर्धारित कर रहा है। तो आने वाले समय में इससे एक आपको टॉपिक कवर होगा। आज के न्यूज़ में इतना ही, कल फिर हम लोग एक नए न्यूज़ टॉपिक के साथ कवर आएंगे। आप तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ें बताई जाती है उसका की नोट्स बनाइए। की नोट्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो लिंक दिया रहता है कि की नोट्स कैसे बनाएं। नहीं समझ में आ रहा है, बार बार उस वीडियो को देखिए, समझ में आएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूपीएससी का मेंस होने दीजिए। उसके बाद मैं पर्सनली एक वीडियो कॉल से आप लोगों के साथ मैं कनेक्ट होऊंगा, सभी लोगों के साथ जो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे संबंधित आपको मैं लाइव आपको समझाऊंगा कि कैसे की नोट्स बनाना है, किसी टॉपिक को कैसे कवर करना है। उसके बाद सारे जो आप लोग का क्यूरी होगा उसके लिए मैं एक लाइव वीडियो सेशन आप लोग के लिए कर दूंगा, ताकि जो भी समस्या हो उसका तुरंत आप लोग निजात पाएँ और आने वाले समय में आप बेहतर रूप से काम कर सकें। तो चलिए, नए एक इनिशिएटिव के तहत कार्य होगा, यूपीएससी का मेंस हो जाने दीजिए। उसके बाद हम लोग 28 या 30 के बीच मिल सकते हैं, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।